हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यानी गॉस थ्योरम के थर्ड एप्लीकेशन पर, जिसमें हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शेल या कंडक्टर। पहले इसी को समझ लो कि ये होता क्या है मैटर। कहीं कहीं लिखा हुआ होता है शेल, कहीं कहीं लिखा हुआ होता है सॉलिड कंडक्टर। तो पहले इस कंसेप्ट को एक बार समझो कि ये होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक शेल है, ये शेल बना हुआ है इंसुलेटर का। तो इसके ऊपर अगर आप चार्ज रखोगे तो वो चार्ज बाहर बाहर रहेगा, क्योंकि आपने उसको बाहर ही डाला। तो केस वन में सिंपल समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा बच्चों, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि इसमें जो था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। दूसरे केस में मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड कंडक्टर है, यानी एक सॉलिड मेटल का बॉल है आपके पास, मेटल बॉल, और ये बॉल जो है मेटल की बनी हुई है। तो मान लीजिए आपने इसके ऊपर सरफेस पे चार्ज दिया तो चार्ज सरफेस पे रहेगा ही। अगर आपने चार्ज अंदर भी दिया, मान लीजिए इस तरीके से, तो भी ये चार्ज घूम घूम के बाहर आ जाता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल के अंदर कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वी से दैट चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द मेटल। कभी भी इनसाइड द मेटल वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये हमेशा बाहर आ जाता है। सो इट कम आउट द सरफेस। ये सरफेस पे बाहर आ जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम मेटल की वजह से निकालेंगे तो मेटल चाहे वो शेल हो चाहे वो कंडक्टर हो, सेम बात होती है। यानी कि हमारे लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाली बात है तो क्योंकि चार्ज तो किसी भी कंडीशन में अंदर नहीं रहेगा, बाहर ही आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्पज़ से शेल जो है वो मेटल यानी स्फेयर जो है मेटल का, वो चाहे शेल हो यानी खाली हो, अंदर से खोखला हो, चाहे वो भरा हुआ हो यानी कि वो सॉलिड हो, दोनों कंडीशन में हमारे लिए सेम बात है। तो इसी तरह के केस में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर थर्ड ऑफ द गॉस थ्योरम है। तो आओ बच्चों इसे निकालते हैं। देखो, पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटेलिक और होलो स्फेरिकल कंडक्टर। ये है हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा जो है ना ध्यान से समझना, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में और आईआईटी में भी, और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यूज़ हो जाता है कहीं पर भी। और डेरिवेशन में 3 नंबर में कम से कम बोर्ड में आएगा, अगर आएगा तो कम से कम 3 नंबर में आता है, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है बोर्ड में आने की। तो मान लीजिए एक शेल है आपके पास ये, और इस शेल में जो है आपके पास बाहर की तरफ चार्ज है। ऐसे बच्चों, इसके ऊपर बाहर चार्ज आ गया, क्योंकि ये मेटालिक था इसलिए बाहर आ गया, चाहे ये सॉलिड हो या शेल हो, एक ही बात है, बाहर आ गया। तो जब किसी चीज़ के ऊपर चार्ज होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी शो करी जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई लाइक दिस। अब यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। तो हमें यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस शेल की वजह से। तो हम थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी हमें। लेट देयर इज़ ए मेटालिक या होलो कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस तो है आर, हैविंग चार्ज क्यू ओवर इट्स सरफेस। इसके सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, क्यू है। तो हमें निकालना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट के लिए हमने पॉइंट मान लिया P1, जो कि बाहर की तरफ है। मान लीजिए पॉइंट है P1, तो इसके लिए हमें एक सरफेस मानना पड़ेगा। क्या, कौन सा सरफेस बोलते हैं उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। हमें एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा।
वो सरफेस जिससे सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होकर गुजरती हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने क्या करा, सेंटर से जो इसकी खुद की रेडियस थी वो तो कैपिटल आर थी, और स्मॉल रेडियस पे हमने एक क्या मान लिया बच्चों, स्मॉल रेडियस पर हमने एक स्फेरिकल सरफेस मान लिया, इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस। तो हम कहते हैं कि कंसिडर एन इमेजिनरी spherical Gaussian surface outside the sphere। आई बात समझ में? आउटसाइड दी चार्ज स्फेयर। तो बच्चों देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करो, उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई ए। याद है किसी बच्चे को ये फार्मूला, फाई इक्वल टू ई ए। यहाँ पर ए क्या है, एरिया ऑफ द स्फेयर, जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया, दैट विल बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे। क्यू इक्वल टू होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये दो इक्वेशंस हर बारी में करते हैं हम। यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया, सबसे पहले फाई इक्वल टू रखा ई ए। ये फार्मूला है जो फ्लक्स का फार्मूला है, तो फ्लक्स हो गया फाई इक्वल टू ई ए। एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस वो हो गया ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि वो जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर माना है। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये दो इक्वेशन मैंने बनाई है अभी तक, और इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करना है मुझे इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। ये इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम इसमें इक्वल रख देते हैं। तो ये पॉइंट चल रहा था हमारा, कौन से वाला बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारा क्या चल रहा है, P1 पर ये प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ बच्चों, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल हो गया है Q ओवर एप्सिलॉन नोट के। तो E इक्वल हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये धरा जाएगा सारा का सारा, और ये Q अपॉन आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पोजीशन ऑफ ए कंडक्टर इज स्फेरिकल कंडक्टर इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पॉइंट चार्ज। बिल्कुल सेम वही फार्मूला है। अब एक बात देखिए, अगर हम ले लें यहाँ पर एक और वेरिएबल, दैट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से जो हमारा सिग्मा होगा वो चार्ज ओवर एरिया के होगा। तो वो चार्ज कितना है हमारा, यहाँ पे क्यू ही है, और एरिया है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखो मेरी बात दोबारा से ध्यान रखना कि स्मॉल आर जो है वो है गॉसियन सरफेस का रेडियस, और कैपिटल आर है हमारी जो एक्चुअल सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज है उसका रेडियस। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हम ले सकते हैं कितनी, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जब उसको यहाँ रखोगे तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई चला गया, क्या बचता है क्या बचता है, 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो क्या बचा, E बराबर बचा सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट स्मॉल आर स्क्वायर। एक तो ये वाला फार्मूला बचा, और एक फार्मूला हमारा पहले ही आया था नॉर्मल, तो था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों फार्मूलाज को ध्यान से देखेंगे तो ई दोनों में ही प्रोपोर्शनल है 1/ स्मॉल आर स्क्वायर के, ई दोनों में ही प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर स्क्वायर के इन्वर्स के। सो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ बनेगा। कैसा कि ये है आपका ग्राफ, यहाँ पर जब अंदर की तरफ की बात है, यानी यहाँ पे हम स्फीयर को ही डिज़ाइन कर देते हैं ऐसे, उस वाले स्फीयर को जिस पे चार्ज है। देखो चार्ज के अंदर तक कभी
अभी एक पॉइंट रह रहा हमारा, उसके बाद ग्राफ डिजाइन करेंगे। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया हम आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पोजीशन इज दिस। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको एट जस्ट ऑन सरफेस। आपको निकालना है सिर्फ सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये दोनों फार्मूले जो ऊपर लिखे हुए हैं इनको ध्यान से समझना, और इसमें देखना कि सरफेस पे आते आते क्या रह जाएगा। मान लो ये आपका था पॉइंट जहाँ पे आर डिस्टेंस थी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल टू किसके हो जाएगी, कैपिटल आर के। क्योंकि सरफेस का मतलब होता है हम जस्ट सरफेस पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस सेंटर से कितनी रह गई, कैपिटल आर रह गई, नहीं रह गई सरफेस की। अरे भाई देखो, ये जो सेंटर है ओ, इससे डिस्टेंस हमने कितनी ली थी इस पॉइंट की, स्मॉल आर ली थी। जब हम यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे तो कितनी रह जाएगी, कैपिटल आर रह जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दिस कंडीशन हमें सिर्फ कितना का क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखना पड़ेगा। तो जब इस वाले फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि स्मॉल आर स्क्वायर अब किसके बराबर हो चुका, कैपिटल के, इसलिए कट के कितना बच गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? दूसरी बात, अगर इस वाले फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैप क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों कंडीशंस में ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। आई बात समझ में? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट जस्ट द सरफेस। इसको नोट करते रहो, मैं बार बार कह रहा आपसे कि अगर नोट नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रह पाएगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है कि आप इनको देख देख के ही समझ जाओ, इनको आपको नोट भी करना पड़ता है, इनमें ध्यान लगाना पड़ता है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर हमें कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। पहले मान लीजिए सरफेस पे जो पॉइंट निकाला था वो था P2, और अंदर की तरफ एक पॉइंट है दैट इज़ P3। यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस आपने मान ली, और यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस मान लिया, जो कि कौन सा सरफेस है, जो कि गॉसियन सरफेस है। बात समझ में आई बच्चों? तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालने के लिए हमने एक सरफेस मान लिया, और इस सरफेस को एक बार मैं क्या करता हूँ ना, ज़्यादा खिचड़ी पक गई इसलिए थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो एक सरफेस लिया, उस सरफेस के सेंटर माना O, उसकी रेडियस थी R, इसके पास ऊपर चार्ज था Q, और हमने एक बाहर की तरफ पॉइंट माना था दैट वाज P1, और एक सरफेस लिया था तो पॉइंट P2 था सरफेस पर जस्ट, एंड थर्ड वन इज़ इनसाइड, तो जो इनसाइड वाला मानना है उसको P3 मान लिया, और वो अंदर है। और चार्ज कहाँ है, सारा का सारा चार्ज सारा का सारा बाहर है। आई बात समझ में आपको? चार्ज सारा बाहर है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर P पर, तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फाई बराबर होता है EA, दैट इज़ फाई इक्वल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया दैट इज़ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आई बात समझ में? अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम फाई इक्वल टू होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताइए कि अंदर की तरफ चार्ज है कितना, Q 0। अंदर तो चार्ज होता नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस बात को ध्यान रखना कि चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा, यानी अंदर कितना चार्ज है। अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो अंदर चार्ज नहीं है तो क्या हुआ, 0। तो अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 निकाल लोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज़ ऑलवेज 0। ये बात ध्यान रखना, ये आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन असर्शन रीजन वगैरह में काम आएगी कि अंदर की तरफ जो है किसी भी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में कभी भी चार्ज नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों अब आ जाओ ग्राफ पे। ग्राफ ऑफ डेरिवेशन। इस डेरिवेशन का ग्राफ निकालना है मुझे, तो वो ग्राफ कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले एक क्या करिए, ऐसा एक्स वाई एक्सिस लीजिए, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस,
ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और यहाँ पर आपने उसी स्फीयर को जिसको अभी अभी बनाया है, उसी स्फीयर को क्या कर लिया आपने, इमेजिन कर लिया यहाँ पर। यहाँ देखिए अंदर की तरफ जो है ना, अंदर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों रहेगा ज़ीरो। यानी यहाँ सरफेस को टच करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा, यहाँ भी सरफेस को टच करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहली बार दिखाई देगा वो आपको सरफेस पे दिखाई देगा और वो ई मैक्स होगा, यानी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार घटती है, कैसे बताओ मुझे। जो ई आउट होता है, ई आउटसाइड, दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस तरह से हमारा एक क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ग्राफ था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू ए स्फेरिकल कंडक्टर या चार्ज। एक बार और बना देता हूँ मैं इसको आसानी के लिए। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये बढ़ती जा रही दोनों तरफ। यहाँ तक है कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ द स्फेयर, यहाँ तक है कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ द स्फेयर। और ये स्फेयर जो है हम दिखा देते हैं ग्रीन कलर के मार्कर से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो अब जो है क्या होगा कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना है, ज़ीरो। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड जो होता है बच्चों वो कितना होता है, ज़ीरो। ई इनसाइड जो होता है बच्चों वो कितना होता है, ज़ीरो। तो पहली बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई देता है वो सरफेस पे दिखाई देता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैक्सिमम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैक्सिमम। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है, और उस घटने का फार्मूला है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। एक बार फार्मूला रिवाइज कर लो। बाहर के लिए फार्मूला था ई इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नोट स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये बाहर के लिए फार्मूला था, यही फार्मूला उधर भी अप्लाई हो गया। ई मैक्सिमम था बच्चों ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, या फिर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, वो ई मैक्स आ गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था, इसलिए अंदर कोई फार्मूला नहीं अप्लाई होता। तो आपका मेन जो ग्राफ है वो ये है, इसको नोट कर लें, बहुत ध्यान से नोट कर लें। इस तरह से हमारी गॉस थ्योरम पूरी हो गई। अब जो इसके अंदर एक डेरिवेशन और कराऊंगा, वो डेरिवेशन बेसिकली है आईआईटी और नीट के बच्चों के लिए, वो बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है। तो स्पेशली दैट विल कम इनटू द आईआईटी कैटेगरी। अगर आपको उसमें जाना है तो आपको नीट और आईआईटी वाली प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। थैंक यू।